Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study Unit 3 of Financial Literacy, which is based on investment planning and management. So let us start with the lecture. So first of all, let us understand what is the meaning of investment. Investment is an asset or item which is acquired with the goal of generating income or appreciation. इन्वेस्टमेंट कोई भी एक एसेट होता है जिसको हम एक्वायर करते हैं किस गोल से, ताकि हमारी इनकम जनरेट हो, उससे हमें रिटर्न्स मिल सके, हमें अप्रिसिएशन मिल सके। अप्रिसिएशन का मीनिंग होता है बेसिकली इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने शेयर्स को परचेज किया है, तो शेयर्स एक ऐसा एसेट है जिसे हम ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम अगर सेल करते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है, राइट। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्रिसिएशन, राइट। इन्वेस्टमेंट इज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। सेविंग्स ऑफ एन इकोनॉमी मस्ट बी चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज द इनकम लेवल। अब क्या होता है कि अगर हम सेविंग्स को चैनलाइज करें तो उससे हमारी इनकम लेवल इंक्रीज होती है। अगर हम सेविंग्स को घर पे रख रहे हैं तो उससे कुछ इनकम हमारी इंक्रीज नहीं होती, लेकिन अगर हम उस सेविंग्स को बैंक में जाके रख रहे हैं तो हमें उससे इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्स में, डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में, तो उससे हमारी इनकम और ज्यादा इंक्रीज होती है। हायर इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम लाइक हायर ग्रॉस नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमारी जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है, राइट। अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज द रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तब होती है जब हम किसी फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, दीज आर दी टैंजिबल एसेट्स जो कि क्विकली कैश में कन्वर्टेबल हो जाते हैं, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कैश रिजर्व्स, बैंक डिपॉजिट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल्स। ये सारे एग्जांपल्स क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स के, राइट। इनके पास क्या होती है, लिक्विडिटी होती है। इनका एक मेन फीचर होता है लिक्विडिटी फीचर, ठीक है। इनकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू होती है, दीज आर नॉट टैंजिबल अंटिल इट इज एक्सचेंज फॉर द कैश। अगर हम रियल एसेट्स की बात करें तो रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट इन द फिजिकल एसेट्स, राइट। अब ये जो फिजिकल एसेट्स होते हैं ये मेनली वैल्यू जनरेटिंग एसेट्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस ओन करते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स लैंड, बिल्डिंग्स, इन्वेंट्री, प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटीज, रियल एस्टेट, लैंड एंड मशीनरी। तो ये सारे रियल इन्वेस्टमेंट के पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे कोई आर्ट वर्क अगर मैंने परचेज किया, आर्ट वर्क में इन्वेस्ट किया, तो वो भी हमारा रियल एसेट्स में आता है। जो रियल इन्वेस्टमेंट होती है वो हम दो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी रियल इन्वेस्टमेंट होती है वो हम किस पर्पस के लिए करते हैं, बेसिकली दो पर्पस के लिए करते हैं। एक करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए और एक करते हैं हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अगर मैं लैंड खरीद रही हूँ, राइट, और उस लैंड पे मैंने अपना रेजिडेंशियल हाउस बना दिया, वहां पे मैं रह रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं लैंड को कंजम्पशन के लिए यूज कर रही हूँ। लेकिन अगर वही लैंड, वही जो प्लॉट ऑफ लैंड मैंने खरीदा, वहां पे मैंने घर बनवाया एंड उस घर को मैंने रेंट पे दे दिया, तो उसकी जो रेंटल इनकम आ रही है तो वो मेरी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से हो गई, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन। अब इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन जो है वो इंटरचेंजेबली लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे काफी डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो अगर हम टाइम हॉरिजॉन के बेसिस पे इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में, रियल एस्टेट में। लेकिन अगर हम स्पेक्यूलेशन को देखते हैं तो स्पेक्यूलेशन हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, 1 डे टू 1 ईयर के लिए की जाती है। अगर रिस्क की बात करें तो रिस्क इन्वेस्टमेंट में लो टू मॉडरेट होता है एंड स्पेकुलेशन में काफी ज्यादा हाई रिस्क होता है। सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट, अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी हैव डिविडेंड एज इनकम, वी हैव इंटरेस्ट एज इनकम। लेकिन स्पेक्यूलेशन में जो है वो मार्केट चेंज के हिसाब से इनकम यहाँ पे होती है। जैसे ही किसी भी एसेट का प्राइस इंक्रीज होता है हम उसको सेल कर देते हैं और उससे जो एप्रिसिएशन हमें मिलता है वही हमारी इनकम होती है। स्टेबिलिटी की बात करें
तो यहाँ पे जो इनकम होती है काफी स्टेबल होती है, डिविडेंड हमें रेगुलर मिलता है, इंटरेस्ट हमें रेगुलर मिलता है। लेकिन अगर हम स्पेकुलेशन की बात करें तो ये काफी अनसर्टेन है, राइट? क्योंकि मार्केट प्राइस कभी भी डाउन जा सकता है, कभी भी अप हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी रहती है हमेशा, स्टेबल रिटर्न्स यहाँ पे नहीं रहते हैं। फंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जो खुद के फंड्स होते हैं हम वो यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो हमारी बेसिकली सेविंग्स होती है हम उसको चैनलाइज करते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। लेकिन स्पेक्यूलेशन के लिए ज्यादातर फंड जो होते हैं हो सकता है वो बोरोड हो। ठीक है, हम किसी ना किसी से बोरो करके स्पेक्यूलेट करते हैं, मार्केट प्राइसेस को देखते हैं कि वो चेंज हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम रिटर्न पाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज स्पेक्यूलेशन। अगर हम प्लानिंग की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी कॉशियस प्लानिंग होती है। हम यहाँ पे काफी प्लान करते हैं, प्लानिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे है, क्योंकि हम एक एक स्टेप यहाँ पे प्लान करते हैं, हमें किस एसेट में इन्वेस्ट करना है, कितना हमारा रिस्क टॉलरेंस है एंड ऑल, राइट? अगर हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा एग्रेसिव होता है। हम देखते हैं किसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या स्टॉक का प्राइस घट रहा है, तो वी बाय दैट स्टॉक, एंड जब भी उसका प्राइस इंक्रीज होता है वी सेल दैट एसेट। ठीक है, अगर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की बात आती है तो ये कहाँ से हम इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। अगर हम शेयर्स में या डिबेंचर्स में या किसी भी लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके जो भी फंडामेंटल फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। जो भी कंपनी है उसकी पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, जो भी लैंड है उसकी हिस्ट्री देखेंगे, एक्सेट्रा। हम उसका पूरा अच्छे से प्लान करके देखेंगे। लेकिन अगर हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम हर्ड इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से चलते हैं, भीड़ भाड़ के हिसाब से चलते हैं, जहां लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, और इनसाइड इन्फॉर्मेशन पे ज्यादा यहाँ पे डील करी जाती है। इनसाइड इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के इनसाइडर ने तुम्हें बताया है कि कंपनी का जो ये शेयर प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है, तो ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट? कि अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो मेरा मेन क्या है कि अगर कुछ टाइम बाद मैं उन शेयर्स को सेल कर रही हूँ तो मुझे उससे कुछ गेन हो। ठीक है, उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए, तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मोस्टली लोग इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज द कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल को प्रिजर्व करने के लिए हम कुछ पैसे सेव करना चाह रहे हैं ताकि हमारी सेविंग्स हो सके, ताकि हम फाइनेंशियली जो है डिसिप्लिन हो सके, राइट? हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर सके, उसके लिए हम सेव करते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन के लिए, कभी जो मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज फॉर स्पेक्यूलेशन। टैक्स बेनिफिट के लिए भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इन्वेस्टमेंट करने से। बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमें डिडक्शंस मिलती हैं ऑन द टैक्स लाइबिलिटी। लास्टली हेजिंग ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि आजकल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो हम कुछ ऐसे एसेट्स और कुछ ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना ऐसा पोर्टफोलियो बनाते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को हेज कर सके, राइट? इन्फ्लेशन को, जो इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स हैं उससे बच सके, राइट? नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट नोट में हमें देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान से हमें देखना है। तो सबसे पहले मीनिंग अगर हम देखें तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डायरेक्टली परचेज करना, सेल करना सिक्योरिटीज का। हम खुद जो है परचेज कर रहे हैं और खुद ही सेल कर रहे हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी। लेकिन अगर हम किसी इंटरमीडियरी या फिर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज की हेल्प लेते हैं तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अब हो सकता है कि हमें अगर नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो हम डायरेक्टली इन्वेस्टिंग को चूज ना करके हम इनडायरेक्ट इन्वेस्ट करें, किसी के थ्रू इन्वेस्ट करें। लाइक म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हम किसी एजेंसी के थ्रू अलग अलग टाइप के शेयर्स डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट होता है, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड शेयर्स और जो भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी डेरिवेटिव मार्केट है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें हम कर सकते हैं, राइट? अगर हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर का पूरा कंट्रोल होता है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, क्योंकि यहाँ पे किसी इंटरमीडियरी का काम ही नहीं है। हमें पता है यहाँ पे कब सिक्योरिटी खरीदनी है, कब सिक्योरिटी को बेचना है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में यहाँ पे कंपनी का सारा कंट्रोल किसके पास होता है?
हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट एजेंसी होती है, राइट, जिस भी इन्वेस्टमेंट एजेंसी के थ्रू हमने अपने फंड्स को इन्वेस्ट किया है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे डिसीजंस उन्हीं के पास होते हैं। लास्टली अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो जो भी मॉनिटरिंग कॉस्ट होती है, जो भी एनालिसिस कॉस्ट होती है, वो सारे की सारी कॉस्ट कौन बियर करता है? इन्वेस्टर बियर करता है। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी या फंड हाउसेस जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं, वो अल्टीमेटली इन्वेस्टर को ही ट्रांसफर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट फीस, जो कि वो एक नॉमिनल चार्ज की तरह चार्ज करते हैं इन्वेस्टर से। नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना भी काफी ज्यादा जरूरी है। इट इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम जो भी अक्यूमुलेटेड हमारा मनी है, उसको हम इकट्ठा करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ उसको मैच करते हैं। उनको हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बेनिफिट्स है, लाइक हम फाइनेंशियली सिक्योर फील करते हैं अगर हम इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं। हम अगर इन्वेस्टमेंट को प्लान करेंगे तो हमें रिटर्न्स काफी अच्छे देखने को यहाँ पे मिलते हैं। मीटिंग मेजर एक्सपेंडिचर, हो सकता है कि मुझे मेजर एक्सपेंडिचर कोई 10 साल या 20 साल में मेरा आने वाला है मेजर एक्सपेंडिचर। लाइक सपोज मुझे 10 साल में हाउस खरीदना है कोई, तो उस हाउस को खरीदने के लिए मुझे अभी से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अभी से सेविंग्स करनी पड़ेगी। तो उस हाउस को खरीदने के लिए काफी मेजर मेरा एक्सपेंडिचर जाता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, और इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली साइड बाय साइड इंक्रीज होती ही है। लास्टली, इन्वेस्टमेंट प्लान अगर हम करते हैं तो हमें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। हमें अगर नॉलेज है कि कौन कौन से डिडक्शंस हम अवेल कर सकते हैं, तो उससे टैक्स प्लानिंग जो होती है हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को अपने प्लान करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें जो आता है वो है हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करना है। जब भी हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को सेटअप करते हैं, तो हमें तीन फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है। तीन चीजें यहाँ पे बहुत ही मेन होती है जो हमें कंसिडर करनी होती हैं। सबसे पहली चीज है हमारे इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज द टाइम होराइजन, कि कितने टाइम के लिए हम जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड लास्टली इज द रिस्क टॉलरेंस, राइट। सो ये थ्री जो फैक्टर्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हमारे होते हैं वो हमारी डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं, हम गेन इनकम गेन के लिए कर रहे हैं या किस चीज के लिए कर रहे हैं। टाइम होराइजन की अगर हम बात करें, तो ये टाइम होराइजन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक तरीके से एक टाइम फ्रेम की तरह काम करता है। सो दिस इज अ टाइम फ्रेम जहाँ पे इन्वेस्टर सोचता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स है वो किस टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाएंगे, अचीव हो जाएंगे। एंड रिस्क टॉलरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो रिस्क टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि कितनी फ्लक्चुएशंस जो है, अगर मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, तो कितनी फ्लक्चुएशंस जो है इन्वेस्टर बियर कर सकता है, उसको हम कहते हैं रिस्क टॉलरेंस। अगर हम रिस्क टॉलरेंस की बात करें, तो कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स का मतलब होता है, ये जो है इन्वेस्टर्स, ऐसे इन्वेस्टर्स रिस्क को अवॉइड करते हैं। दे डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क। कुछ होते हैं एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी रिस्की सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकें। तो ये इनका मानना ये होता है जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, और ये इतना ज्यादा रिस्क को अवॉइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज द डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल होते हैं। लाइक हमारे पास शेयर्स होते हैं, हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं जो कि डेरिवेटिव मार्केट्स में आते हैं, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड्स होते हैं। तो काफी सारे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और हमें अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से इन तीनों पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई ओल्ड मैन है जो ओल्ड एज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, राइट,
वो ओल्ड एज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हो सकता है कि वो इक्विटी को ना देखे, प्रेफर करे, राइट, वो डिबेंचर्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा है, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं हमें उन पे रेगुलर इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर हम यंग पर्सन की बात करें तो जो यंग पर्सन है वो इक्विटी में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है, साथ के साथ डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट करना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में क्या होता है, अब जैसे ही हमारे पास लिस्ट बन जाती है कि ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमारे पास अवेलेबल है, उसके नेक्स्ट स्टेप होता है हम उनका रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क है और उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है, राइट। लास्टली हम एक पोर्टफोलियो क्रिएशन करते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएशन में क्या होता है, यहाँ पे हम अपना ऑप्शंस को इकट्ठा करते हैं कि हमें सपोज शेयर्स वाला ऑप्शन चाहिए, प्लस हमें डिबेंचर्स चाहिए, तो हम शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम एक अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं। इन्वेस्टर जो है एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो चूज करता है एज पर उसकी जो भी रिस्क एपेटाइट है। लास्ट स्टेप इज दी पोर्टफोलियो रिविजन एंड इवैल्यूएशन। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पोर्टफोलियो अपनी क्रिएट कर दी तो मैं उसी पे ही 3-4 साल लगा दूंगी या 20 सालों तक उसी को ही चलने दूंगी। नो, वी हैव टू मॉनिटर इट कि वो कितने रिटर्न्स मुझे दे रही है, उसको इवैल्यूएट हमें करना है, उसको रिवाइज करते रहना है रेगुलरली, राइट, तभी हमें अच्छे से रिटर्न के चांसेस मिल सकते हैं। So that's it for the investment process. Next topic we are going to study is the return. So return होता क्या है? Return can be defined as the total benefit received from an investment over a period of time expressed as percentage of the cost of investment. मतलब हमें कितना टोटल बेनिफिट मिला है किसी भी चीज में इन्वेस्ट करके, कुछ एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये एक परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे किसी भी शेयर्स या किसी भी सिक्योरिटी में, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे उस पर 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये 10% इसकी है, ठीक है, 10% 1000 रुपीज का है, मतलब जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट की मेरी कॉस्ट थी, जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट पे खर्चा लगा था उसका होता है ये 10%। हिस्टोरिकल रिटर्न का मतलब क्या होता है, कितना एनुअल रिटर्न हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्ट करके किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेने से मिल रहा है ओवर दी होल्डिंग पीरियड, ठीक है। अब हो सकता है होल्डिंग पीरियड जो है हमने उस इन्वेस्टमेंट को 5 इयर्स तक के लिए होल्ड करके रखा, तो एनुअली उस पे पर एनम कितना हमें अभी तक रिटर्न मिला है, दैट इज द हिस्टोरिकल रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न की मुझे अभी किसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है और उसका पॉसिबल रिटर्न क्या हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल रिटर्न क्या होगा, तो दैट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। हिस्टोरिकल रिटर्न मैं ऑलरेडी उस इन्वेस्टमेंट को ओन करती हूँ, तो कितना रिटर्न मुझे उस पर मिला। एंड दिस इज द फ्यूचर, दिस इज जो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, दिस टॉक्स अबाउट फ्यूचर कि कितना पॉसिबल रिटर्न मुझे मिलेगा। अगर हम रिटर्न को मेजर करने की बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल पार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न अगर हमें मेजर करना है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी हिस्टोरिकल रिटर्न। हिस्टोरिकल रिटर्न को कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल इनकम जो भी हमारे पास उस इन्वेस्टमेंट से हो रही है। अब इनकम कैसे हो सकती है, डिविडेंड से हो सकती है, इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, ठीक है, प्लस जितना भी प्राइस चेंज उसमें हुआ है अपॉन द परचेज प्राइस और द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दैट एसेट। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एन इन्वेस्टर ए परचेज अ बॉन्ड एट रुपीज 900, 900 का परचेज प्राइस है, तो दिस इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बॉन्ड विच गेव रुपीज 100 एज इंटरेस्ट। जो ये 100 है उसका इंटरेस्ट है, दैट मीन्स ये इनकम हुई है हमें जितनी भी उस इन्वेस्टमेंट से, और करेंट मार्केट प्राइस उसका 1000 है, दैट इज जो अभी उसका प्राइस चल रहा है, हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। सो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, हमें रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला है इनकम जितनी भी हमें उस इन्वेस्टमेंट से हुई है प्लस जितना प्राइस में चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1000 करंट है और पुराना प्राइस इसका 900 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 100 रुपीज का चेंज आया है, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस उसका 900 था। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 100 डिवाइड बाई 900, सो दिस कम्स आउट टू बी 200 बाई 900,
विच इज 2/9 एंड 2/9 को अगर हम सॉल्व करते हैं विच इज 0.222 और 22.2% का हमारा जो भी रिटर्न आया है, राइट। तो दिस वॉज द हिस्टोरिकल रिटर्न। नेक्स्ट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, दिस इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में आ चुका है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसको हमें ध्यान से देखना है और वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी दिस इज, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न में हमें क्या होता है, सपोज ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। सो यहाँ पे होता क्या है, हमें 3 स्टेट्स दे रखे हैं, जब इकोनॉमी प्रॉस्परस थी, जब इकोनॉमी स्टेगनेंट थी एंड जब इकोनॉमी थोड़ी रिसेस थी, मंदी चल रही थी, राइट। प्रोबेबिलिटी उसकी दे रखी है एंड रिटर्न वी हैव बीन गिवन। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें किसी एसेट का यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा PIRI, ठीक है। सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मीन्स सम, P मीन्स प्रोबेबिलिटी, R मीन्स द रिटर्न। तो यहाँ पे हम PIRI करेंगे, मीन्स प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 0.30 को इंटू 20% करते हैं, कैलकुलेटर में आप करके देख सकते हैं। सो दिस विल कम आउट टू बी 6, दिस विल बी 6.4 एंड दिस विल बी -3। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि माइनस का साइन होता है, क्योंकि इकोनॉमी रिसेस्ड है तो इसलिए रिटर्न्स यहाँ पे माइनस में जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे माइनस के साइन का जरूर ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का आता है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है, वो गलत हो जाएगा। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें इसका क्या करना है, सम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, सम। अगर हम इसका सम करते हैं दैट विल कम आउट टू बी 9.4, राइट। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया, 9.4। नेक्स्ट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो टाइप के रिटर्न होते हैं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो भी हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है दैट इज कॉल्ड दी नॉमिनल रिटर्न। जो भी होल्डिंग पीरियड रिटर्न होता है, जो भी नॉर्मली रिटर्न हमें एनुअल रेट को देखने को मिलता है दैट इज नॉमिनल रिटर्न। अगर हम रियल रिटर्न की बात करते हैं तो रियल रिटर्न जो होता है एक्चुअल वाला रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसमें हमने इन्फ्लेशन को भी कंसिडर किया होता है, मतलब इन्फ्लेशन को हमने उसमें एडजस्ट किया हुआ होता है। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1। तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन करते हैं, रियल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है हमें यहाँ पे निकालनी है एंड जो नॉमिनल है वो हमें 12% दिया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट हमें 5% दिया हुआ है। तो यहाँ पे रियल रेट ऑफ रिटर्न हम निकालते हैं, रियल रेट ऑफ रिटर्न will be equal to 1 plus nominal rate of return, right? Nominal rate of return कितना है, 12%, divided by 1 plus inflation rate which is 0.05। इसमें से हमें माइनस करना है 1, राइट। सो ये 1.12 डिवाइडेड बाय 1.05 -1। हम इस ब्रैकेट को बोर्ड मास रूल के हिसाब से इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। सो इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.06666, तो हम इसको 67 भी लिख सकते हैं। माइनस अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास आता है 0.0667, और अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो ये हमारे पास आएगा 6.67%। तो ये है हमारा रियल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक्चुअल में जो हमें रिटर्न मिलेगा वो ये है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके। नेक्स्ट इज द टैक्स रेट। तो टैक्स रेट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके लिए टैक्स रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी बॉन्ड्स होते हैं, जो भी डिबेंचर्स होते हैं, उनमें टैक्स हमारा लगता है, राइट। तो जो भी पोस्ट टैक्स रेट होता है वो हम कैसे निकालेंगे, टैक्स के बाद हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उस डिबेंचर पे या उस बॉन्ड पे, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा प्री रेट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स रेट से। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, हमें जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15% इंटरेस्ट मिल रहा है और टैक्स ब्रैकेट 30% है। जो इन्वेस्टर है वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है। अब हर एक इन्वेस्टर का टैक्स ब्रैकेट अलग होता है अकॉर्डिंग टू जो भी उसकी इनकम होती है। तो यहाँ पे हमें 30% का टैक्स ब्रैकेट लिखा हुआ है।
तो हमें पोस्ट टैक्स रेट निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल है इसका फॉर्मूला, पोस्ट टैक्स रेट क्या आएगा हमारा, जो भी हमने इंटरेस्ट अर्न करा है दैट इज द प्री टैक्स रेट। सो टैक्स पहले, टैक्स लगने से पहले कितना रेट था, 15% का रेट था, दैट इज 0.15 इंटू हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस द टैक्स रेट, तो टैक्स रेट इज 30%, तो 0.30। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आता है 10.5%। राइट, अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है, जब ये परसेंटेज में वैल्यू दी होती है तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि परसेंटेज मतलब 15%, मतलब 15/100 विच इज 0.15। यहाँ इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, नहीं तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिस्क। सो रिस्क होता क्या है, रिस्क का मतलब होता है फाइनेंशियल टर्म्स में एज अ चांस दैट एन आउटकम और इन्वेस्टमेंट एक्चुअल गेन विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था हमें वो नहीं मिला, मतलब रिस्क एक तरीके की वेरिएबिलिटी है। ठीक है, कि जो भी चेंज आया है एक्सपेक्टेड रिटर्न में उसको कहते हैं रिस्क। राइट, तो यहाँ पे अगर हम रिस्क और अनसर्टेनिटी की बात करते हैं तो काफी लोग रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंफ्यूज करते हैं, बट इस इन दोनों ही चीजों में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। बिकॉज जो भी रिस्क होता है, हम अगर हम रिस्क की बात करते हैं तो हम रिस्क को एक प्रोबेबिलिटी रिस्क पे असाइन कर सकते हैं। राइट, कि 90% रिस्क है, इस पे 70% रिस्क है, तो रिस्क को हम प्रोबेबिलिटी में असाइन कर सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ये एक अनसर्टेन इवेंट होता है जिसमें हम कोई भी एक्सपेक्टेड आउटकम जो होने वाला है उसमें हम उसको प्रोबेबिलिटी असाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। लाइक अचानक से कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, राइट, नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कहीं से भी कोई भी प्रिडिक्शन नहीं थी और अचानक से ही आ जाती है, तो वो एक अनसर्टेन इवेंट हो गया, कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं थी उसके आने की, तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। और रिस्क सपोज कि हमें पता है कि हमने गुड्स बनाए हैं और वो ट्रांजिट में खराब होंगे ही होंगे, थोड़ा बहुत थेफ्ट होगा, थोड़ा बहुत स्पिलेज हो जाएगा, तो कितना रिस्क है उसका, हाँ कि भाई 10 to 20% उसका रिस्क है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी वी हैव असाइंड टू दैट, सो उसको रिस्क कहते हैं। अगर हम रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था अभी, कि जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा हमें रिटर्न भी मिलता है। तो हमने देखो वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस पे हमने रिटर्न को मार्क किया हुआ है, एंड एक्स एक्सिस पे हमने रिस्क को मार्क किया हुआ है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसीलिए क्योंकि रिस्क जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू मेजर होता है। राइट, तो अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट पे है लेट्स सपोज, तो ये हमारा रिस्क है और इतना हमें रिटर्न मिला है। राइट, अगर हम थोड़ा और हाई लेवल पे जाते हैं तो जितना ज्यादा हमारा रिस्क बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा हमारा रिटर्न भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज दी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के हिसाब से, तो इसको भी ध्यान से पढ़ना है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं हम, व्हाई डू वी डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो, बिकॉज ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो भी फंड्स हैं उसको एलोकेट करते हैं टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के एसेट्स में ही क्यों डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि इससे मिनिमाइज हो सके हमारा रिस्क। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है जिसे हम कहते हैं, do not put your eggs in one basket। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इन्वेस्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूल है, जो फ्रेज है, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमें एक ही चीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही चीज, सपोज मैंने सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो शेयर्स जो है मुझे रिटर्न नहीं दे रहे, तो मेरे सारे के सारे पैसे यहीं पे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैंने कुछ पैसे शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रखे, कुछ मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रखे थे, कुछ सपोज डिबेंचर्स में कर रखे थे, कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में कर रखे थे लेट सपोज, ठीक है, तो मैंने चार जगह अपने फंड्स इन्वेस्ट करे हुए हैं, किसी एक जगह से मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, तो बाकी जगह से तो मुझे रिटर्न मिल रहा है ना। ठीक है, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिफाई करना। मैं अलग अलग एसेट्स में अपने फंड्स को एलोकेट कर रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ताकि मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकूं। The primary focus is to select those assets या financial instruments
इन अ पोर्टफोलियो जो कि हमारे रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट वाली फ्रेज इंपॉर्टेंट है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हिसाब से हमें अपने सारे के सारे जो भी इन्वेस्टेबल फंड्स है, जो भी मैंने सेविंग्स करनी है, जो भी इन्वेस्ट करना है, वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, रैदर उसको स्प्रेड करना है अलग अलग कंपनी में, अलग अलग एसेट्स में। तो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है कि जो भी गेन हो रहा है एक इन्वेस्टमेंट में, दैट आउटवेज द लॉस इन द अदर इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मार्ट प्लानिंग करके, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता है। राइट। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिस्क। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनेंस में दो टाइप्स के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, एंड जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है दैट इज कंट्रोलेबल इन नेचर। एंड जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो मैक्रो होता है नेचर में, ये माइक्रो होता है। अब ये मैक्रो माइक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब यहाँ पे जितने भी फर्म्स हैं मार्केट में, जितनी भी पूरी मार्केट है, उसको इफेक्ट होता है इस सिस्टमैटिक रिस्क से। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क किसी एक सिंगल कंपनी को या फिर किसी एक सिंगल फर्म को इफेक्ट करती है। सो सिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज द इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है कि अगर मार्केट में कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सारे के सारे फर्म्स पे इफेक्ट होता है, सारे इन्वेस्टमेंट्स पे इफेक्ट होता है। तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। नेक्स्ट इज द मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क क्या होता है कि जितने भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, या मार्केट में जितने भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं, जितने इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से जितने भी चेंज आ रहे हैं वो पूरी मार्केट को इफेक्ट करते हैं, दैट इज द मार्केट रिस्क। नेक्स्ट इज द परचेजिंग पावर रिस्क और द इन्फ्लेशनरी रिस्क। अब इसमें क्या होता है, इसको इन्फ्लेशन रिस्क भी कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये ऐसा रिस्क है जहाँ पे परचेजिंग पावर किसी भी इन्वेस्टमेंट की इरोड हो जाती है ड्यू टू द इन्फ्लेशन। क्योंकि इन्फ्लेशन, जो भी प्राइस राइज होता है उसकी वजह से जो भी इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स में फर्क आता है, इन्वेस्टमेंट के जो प्राइस में फर्क आता है, उसको हम क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर रिस्क। नेक्स्ट इज द अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसको हम तीन कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द बिजनेस रिस्क और द लिक्विडिटी। बिजनेस रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो हर बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। बिजनेस रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है तो वहां पे जो रिस्क होता है उसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। अब अगर कंपनी सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है तो उसके जो ऑपरेशंस है वो एफिशिएंटली नहीं चल पाएंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, ये माइक्रो होते हैं नेचर में, मतलब हर बिजनेस का अलग अलग टाइप का रिस्क होता है। अब ये होता क्यों है? कंपनी की हो सकता है जो मैनेजमेंट है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, जो भी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है, जो भी उसके इंटरनल फैक्टर्स यहाँ पे बेसिकली होते हैं वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क उनका इंक्रीज हो रहा है। तो इनका पूरी मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिंगल कंपनी को ये ज्यादातर इफेक्ट करती है या फिर पर्टिकुलर कंपनीज को इफेक्ट करती है। फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके हिसाब से हम कोई अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे। अगर कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को या फिर डेट ऑब्लिगेशंस जो भी होती हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, दैट मीन्स वो क्रेडिट रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क फेस कर रही हैं। लास्टली ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होता है हमारा जो भी बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क को मिला के जो भी हमारा होता है, दैट इज ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल रिस्क। तो एग्जाम में जो होता है हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, और उस क्वेश्चन में हमसे बोलते हैं कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है एंड एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करना है। तो हमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा पी आई आर आई के थ्रू। रिस्क को यहाँ पे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो रिस्क जो है वो तीन तरीकों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, रेंज से, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना ज्यादा हमारा रेंज की वैल्यू आएगी इसका मतलब उस सिक्योरिटी में उतना ज्यादा रिस्क है।
अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक तरीका है जिससे हम रिस्क को मेजर कर सकते हैं। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके कैलकुलेट करना है रिस्क को, राइट। सो हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने रिटर्न में देखा था, बट यहाँ पे स्टेप्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमारा लगेगा सिग्मा पी आई इंटू आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिग्मा मतलब सम करना है किसका, इसका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे आर बार। तो क्योंकि हम ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं तो हमारा आर बार आया था 9.4, राइट। तो ये हमारा आर बार आया था। तो हम क्या कर सकते हैं, आर माइनस आर बार निकाल सकते हैं। आर माइनस आर बार मतलब हर एक रिटर्न की वैल्यू को हमें माइनस करना है 9.4 से, ठीक है। तो 20% को अगर हम 9.4 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20 माइनस 9.4 विच इज इक्वल टू 10.6। ऐसे 16 में से 9.4 को माइनस करेंगे तो आएगा 6.6। माइनस 10 में से 9.4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस 10 को 9.4 से माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस दिस विल बी माइनस 19.4, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर करना है। सो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा दैट इज आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। 10.6 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दैट विल कम आउट टू बी 112.36। अगर हम 6.6 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 43.56। एंड अगर हम माइनस 19.4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, माइनस 19.4 है इंटू हम माइनस 19.4 करेंगे, दैट मीन्स जो ये इसका स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो ये आएगा हमारे पास 376.36। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से। तो दैट इज पी आई इंटू आर माइनस आर बार का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.30 से तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, 33.7। इस वाले को अगर हम 0.40 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 17.4। एंड यहाँ पे हमारा आएगा 112.9। अब हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो अगर हम सम करते हैं यहाँ पे तो इसका सम आता है 164। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें सम करने के बाद इसका क्या करना था, स्क्वायर रूट करना था। तो 164 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 12.8। तो ये तो क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मतलब होता है एक तरीके से यहाँ पे हम डिस्पर्जन मेजर करते हैं, कितना डिस्पर्स्ड है किसी भी फंड्स के रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। अगर हमें वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकल जाता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 12.8 आया। 12.8 को हम अगर उसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रिस्क में पूछा जा सकता है दैट इज द कंपैरिजन ऑफ सिक्योरिटी, विच सिक्योरिटी इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर। यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही चीजें गिवन होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीवीबी कहते हैं। तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि डिस्पर्जन को कैलकुलेट करता है। कब कैलकुलेट करता है, जब हम किसी सिक्योरिटीज को कंपेयर कर रहे होते हैं। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो सिक्योरिटीज एक्स और वाई को कंपेयर कर रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी जो है ज्यादा बेटर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की जरूरत है, जितना हाइयर सीवी होगा, हाइयर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिस्कियर इज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी ये क्यों हुआ है, क्योंकि जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतनी ही ज्यादा उसके डिस्पर्स रिटर्न होंगे। मतलब उतने ही ज्यादा कभी रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, कभी रिटर्न नहीं मिल रहे। तो परफॉर्मेंस उसकी अप डाउन ज्यादा है, दैट मीन डिस्पर्जन उसमें ज्यादा है। इसका मतलब वो ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देखते हैं तो जो कि होता है स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय जो भी हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड या फिर मीन रिटर्न होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एक्स सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक्स सिक्योरिटी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आएगा, standard deviation is 7 and the expected return is 10, so this is 0.7। अगर हम y वाले के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका 10/20 आएगा विच इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 होता है 0.5। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू हाइयर, तो दैट मीन्स जो x है इज रिस्कियर, एक्स वाला जो है इन्वेस्टमेंट दैट इज रिस्कियर। बेटर क्या है इन्वेस्टर के लिए, y इज बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं लिखना कि y इज बेटर या x इज रिस्की, हमें यहाँ पे रीजन भी बताना पड़ेगा। y इज बेटर फॉर द इन्वेस्टर बिकॉज the coefficient of variation is lower, and lower the coefficient of variation, lower the coefficient of variation, lower is the risk। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन था हमारा जो भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल रिटर्न, ठीक है। तो हमें दो सिक्योरिटीज गिवन है और उन दोनों सिक्योरिटीज का हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। तो सपोज मैंने एक्स वाली सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करा है और मैंने वाई वाली सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट करा है, दोनों ही सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है, और एक्स से मुझे 12% का रिटर्न मिल रहा है, वाई से मुझे 18% का रिटर्न मिल रहा है। तो दोनों का टोटल रिटर्न अगर मैं ऐड करूं तो टोटल मुझे कितना रिटर्न यहाँ से देखने को मिलता है। तो अगर हम देखें जो मेरी पोर्टफोलियो है उसमें एक्स का कितना हिस्सा है 70%, वाई का कितना हिस्सा है 30%। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेड, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न, या फिर हम इसको यहाँ पे टोटल रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा WIRI, ठीक है। तो यहाँ पे WI क्या है, WI इज द वेटेज, कितनी वेटेज है इन द पोर्टफोलियो, ठीक है, मतलब कितना हिस्सा है उसका पोर्टफोलियो में। लाइक एक्स का 70% है और वाई का 30% है, तो हमें उसका बस सम करना होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व तो कैसे होगा, 12 रिटर्न है एक्स का और इसका हिस्सा कितना है 70%, प्लस वाई वाले का 18 है और इसका हिस्सा कितना है 30%, राइट। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको 0.70 ऐसे लिख दो, प्लस 18 इंटू 0.30 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है इसका रिटर्न 13.8%, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी म्यूचुअल, और नेक्स्ट टॉपिक इज द म्यूचुअल फंड्स। अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हो तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में कोई भी इंटरमीडियरीज की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हम खुद से किसी भी सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, खुद से ही उसको सेल करते हैं। अब ये ऐसा कब होता है, जब हमें फुल नॉलेज होती है किसी भी मार्केट की, ठीक है, हमें अच्छे से नॉलेज है वो कैसे मार्केट ऑपरेट होती है और नॉल। सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं इन्हें नॉलेज नहीं होती है इतनी स्टॉक मार्केट की, तो ये खुद से परचेज और सेल नहीं करते हैं, रैदर ये क्या करते हैं, किसी फंड मैनेजर को अपना मनी देते हैं। अब ये जो फंड मैनेजर है ये अलग अलग इन्वेस्टर से कुछ मनी पूल पूल करता है, राइट। जब इसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आ जाता है तो ये सिक्योरिटीज चूज करता है कि इस मनी को किस सिक्योरिटी में हमें इन्वेस्ट करना है और कौन सी सिक्योरिटी हमें बेटर रिटर्न दे सकती है। तो ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये काफी एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में, जिन्हें पता होता है, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है कि कैसे स्टॉक मार्केट काम करती है, राइट। ये लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज इनके पास 1000 रुपीज पूल डाउन होते हैं और ये लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिससे इनको रिटर्न मिलता है ₹100 का, ठीक है। अब क्या ये ₹100 के 100 इन्वेस्टर्स को दे देते हैं वापस, नो, ये इसमें से अपना कुछ नॉमिनल फी चार्ज करते हैं, राइट। तो जो ये फी चार्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस रेशियो, या फिर जो भी ये मैनेजमेंट फीस
चार्ज करते हैं, राइट। तो उसमें से सपोज इन्होंने 10 रुपीज चार्ज किया, जो बाकी के 90 रुपीज होते हैं, जो 10 रुपीज माइनस करके आते हैं, वो ये लोग इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसे किसी भी म्यूचुअल फंड्स का काम होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब अगर हमें एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है तो इन टर्म्स के बारे में हमें पता होना ही चाहिए। फर्स्ट टर्म इज द एंट्री लोड। एंट्री लोड का मतलब क्या होता है? एंट्री लोड एक परसेंटेज अमाउंट होता है जो कि हमसे चार्ज किया जाता है जब हम किसी भी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट को परचेज करते हैं, टू कवर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज द एग्जिट लोड। एग्जिट लोड कब होता है? जब हम किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे होते हैं, राइट। जब हम किसी म्यूचुअल फंड्स को क्या कर रहे होते हैं? सेल कर रहे होते हैं। तो ये एग्जिट लोड एक टाइप की फीस होती है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लेती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि आपके जो भी पूल्ड फंड्स हैं उनको मैनेज करती है, राइट। तो एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग या रिट्रीविंग या सेलिंग द फंड, ये लोग कुछ फीस उसमें से चार्ज करते हैं, उसको कहते हैं एग्जिट लोड। नेक्स्ट इज द एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? ये एनुअल फी की तरह होता है जो इन्वेस्टर्स को पे करना होता है टू कवर अप द फंड्स एक्सपेंसेस, और ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द फंड्स एवरेज नेट एसेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एनएवी। एनएवी स्टैंड्स फॉर नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? पर यूनिट या पर शेयर की वैल्यू क्या है म्यूचुअल फंड की। लेट सपोज एक पर्टिकुलर डे पे मैंने ₹1000 इन्वेस्ट करे इन अ म्यूचुअल फंड, एंड ऑन दैट डे एनएवी वाज ₹10, राइट। सो हाउ मच यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड विल आई गेट? द यूनिट्स विल बी the amount invested divided by the NAV, which is equal to 100 units. उस म्यूचुअल फंड्स की मुझे 100 यूनिट्स एलोकेट होंगी, राइट। इट इज अ इंडिकेटर ऑफ फंड्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। एनएवी से हमें फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक आइडिया मिलता है। एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है? हम किसी भी म्यूचुअल फंड के टोटल जो एसेट वैल्यू होती है उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से। एनएवी जो होता है टिपिकली डेली बेसिस पे होता है डिक्लेयर फॉर द ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स कैसे होते हैं? एक ऐसे म्यूचुअल फंड जिन्हें हम परचेज और सेल करते हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड क्लोज एंडेड फंड्स के लिए जो कि हम कंटिन्यूसली नहीं परचेज सेल करते, इनके लिए कोई एक लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 3 इयर्स का। इस केस में जो एनएवी होता है वो फ्रिक्वेंटली कैलकुलेट नहीं होता, वो वीकली और मंथली कैलकुलेट होता है, अनलाइक ओपन एंडेड जो कि डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, राइट। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ एनएवी जो कि हमने अभी अभी देखा था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय द टोटल शेयर्स। अब यहाँ पे जो एसेट्स होते हैं उसमें वैल्यू आती है सारे एसेट्स की अंडर द म्यूचुअल फंड स्कीम, प्लस जितनी भी कैश होल्डिंग्स हैं। लाइबिलिटीज के अंडर हमारा जितना भी मनी पेबल है वो आता है, जितना भी यहाँ पे एक्सपेंसेस रेशो है, जितने भी एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड, वो यहाँ पे सारे कवर होते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज एनएवी रेलिवेंट टू द इन्वेस्टर्स। एनएवी कैसे रेलिवेंट है? एनएवी का फायदा क्या है? तो यहाँ पे एक मिथ होता है कि बेटर द एनएवी बेटर इज द इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा एनएवी को ही देख के हम किसी फंड की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। हमें क्या करना होता है? फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो पास्ट ईयर्स में उसकी परफॉर्मेंस रही है, हमें वो देखना है, ना कि एनएवी देखना है। अब इसका यहाँ पे का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि मैंने दो फंड्स में इन्वेस्ट करा है, फंड ए एंड फंड बी। फंड ए का करंट एनएवी ₹100 है एंड फंड बी का करंट एनएवी ₹10 है। अब मैंने थाउजेंड रुपीज दोनों में इन्वेस्ट करे हैं, तो मुझे जो म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होंगी वो कितनी एलोकेट होंगी? एक केस में ₹10 होगी, 1000 डिवाइडेड बाय 100, एंड इस केस में 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 100 यूनिट्स यहाँ पे मुझे एलोकेट होंगी। अब लेट अस सपोज कि इस एनएवी में 20% का ग्रोथ हुआ है, दोनों एनएवीज में 20% का ग्रोथ हुआ है, तो 100 का 20% विच इज 120, एंड 10 प्लस 20% विच इज इक्वल्स टू ₹12। अब अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखती हूँ लास्ट में, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी फंड ए और फंड बी की? फंड ए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी, क्योंकि मुझे 10 यूनिट्स एलोकेट हुई थी और इसकी जो वैल्यू है ग्रोथ के बाद 120 हो गई, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 120 इंटू 10 विच इज इक्वल टू ₹1200। सेम फंड बी का भी ऐसे हुआ, ₹12 इसकी ग्रोथ हुई एंड ₹100 की यूनिट्स एलोकेटेड थी, तो इसकी भी वैल्यू कितनी है? 1200। तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे देख सकते हैं
कि फंड ए और बी में एनएवी जो था वो डिफरेंट था। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो जिसका एनएवी ज्यादा अच्छा होता है वो फंड ज्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे फंड ए का एनएवी ज्यादा था दैन बी। लेकिन क्या उसकी वैल्यू जो थी वो बी से ज्यादा है? नो। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि जितना ज्यादा एनएवी होगा उतना ही ज्यादा हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी। बट हमें एनएवी को ज्यादा ना देख के एनएवी पे ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, हमें परफॉर्मेंस पे ध्यान देनी है उस फंड की। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स काफी सारे टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। अगर हम बाय स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड एंड इंटरवल स्कीम होता है। ओपन एंडेड में जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे परचेज और सेल होती है वो कॉन्टिन्यूअसली होती है, राइट। तो ये अगर हम कॉन्टिन्यूअसली परचेज सेल करते हैं तो ये जो स्कीम है हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड हमें देखने को नहीं मिलता है, राइट। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम में यहाँ पे लॉक इन पीरियड होता है मिनिमम 3 इयर्स का, जिससे पहले हम कोई भी अमाउंट म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टेड है वो विड्रॉ नहीं कर सकते। इंटरवल स्कीम जो होता है वो ओपन एंड क्लोज एंडेड के बीच की स्कीम होती है। अगर हम नेचर के हिसाब से बात करें तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है या जो फंड मैनेजर है वो हमारे फंड्स किस में इन्वेस्ट कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। अगर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है हमारे जो फंड्स हैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है तो उसको इक्विटी फंड कहेंगे, डेट में इन्वेस्ट कर रही है तो डेट फंड कहेंगे, और अगर मिक्सचर है इक्विटी और डेट का तो यहाँ पे उसको बैलेंस फंड्स कहेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से देखें कि अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ चाहिए और ये जो ग्रोथ होती है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगी? इक्विटी फंड्स में। अगर मुझे इनकम चाहिए, डेट ऐसे फंड्स होते हैं जो रेगुलर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो रेगुलर इंटरेस्ट इनकम ऐसी स्कीम्स होती हैं जो डेट फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं। बैलेंस स्कीम्स जो होती हैं वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करती हैं। एंड मनी मार्केट स्कीम्स मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स लाइक T20 या कमर्शियल पेपर ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करती हैं। अदर स्कीम्स में हमारी टैक्स सेविंग स्कीम्स आ जाती हैं, ऐसी स्कीम्स जिसमें इन्वेस्ट करने से हमारा टैक्स काफी बचता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ELSS इज द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिससे हमारा काफी ज्यादा टैक्स में हमें रिबेट्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज द इंडेक्स स्कीम। इंडेक्स स्कीम का मतलब होता है जो कि लिस्टेड होते हैं इन द निफ्टी। अब ये वाली स्कीम्स जो होती हैं दीज रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडेक्स लाइक NSE 50। यहाँ पे NSE 50 का मतलब क्या है कि हमारे जो पैसे हैं वो टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होंगे। सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं जहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाए तो वो हम कर सकते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम पेट्रोलियम सेक्टर चूज कर सकते हैं, हम डिफेंस सेक्टर चूज कर सकते हैं। ऑल्दो जो डिफेंस सेक्टर है इट इज नॉट फुली इन्वेस्टेबल कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। अदरवाइज हम टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा सारे की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल में जाए या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट एनर्जी सेक्टर में जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। लेकिन ये जो चीज होती है ये रिस्की ज्यादा होती है दैन डाइवर्सिफाई, क्योंकि हम अपने सारे के सारे फंड्स एक ही टाइप की सेक्टर में लॉक कर रहे हैं। तो अगर वो सेक्टर लॉस में जाता है तो हमारे फंड्स भी लॉस में चले जाएंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन फॉलो नहीं करता है और बहुत ही रिस्की होता है। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट्स इन द म्यूचुअल फंड्स। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली हम लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और उस पर हमें क्या मिलते हैं? रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन अब जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो है SIP एंड SWP। SIP का फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे होता क्या है, ये एक बिगिनर फ्रेंडली है और यहाँ पे अगर कोई भी इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है SIP। मिनिमम रुपीज यहाँ पे 100 से हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है जिनमें कोई भी लॉक इन पीरियड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है अलोंग विद दी रिटर्न्स, राइट। उसके अलावा हमारे पास SIP का एक वेरिएंट है दैट इज स्टेप अप SIP, राइट। अब स्टेप अप SIP में क्या होता है कि अगर मुझे 100 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं और कुछ सालों में मेरी इनकम या कुछ महीनों में मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, राइट। सो मैं अपनी इनकम की इंक्रीज के साथ जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट मेरा अमाउंट है वो भी इंक्रीज करना चाह रही हूँ, तो वो ऑप्शन हमें स्टेप अप SIP में देखने को मिल जाता है।
अब ये जो SIP होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें जो ये मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, ये इन्वेस्ट मैं वीकली भी कर सकती हूँ, मंथली भी कर सकती हूँ, सेमी ईयरली भी कर सकती हूँ, तो सेमी एनुअली भी कर सकती हूँ, कैसे भी कर सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फंड। उसके अलावा वी हैव SWP, दिस इज द सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब ये जो होता है SIP का अपोजिट होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम लमसम अमाउंट को पे करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब इस लमसम अमाउंट में से हम वीकली या फिर मंथली कुछ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, और जो भी हमारा यहाँ पे इसमें रिमेनिंग अमाउंट बचता है, रिमेनिंग अमाउंट कंटिन्यूज टू बी इन्वेस्टेड, और उस पे हमें क्या मिलते हैं, रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द टैक्स इम्प्लीकेशंस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। अगर टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो वो दो कैटेगरी के हिसाब से होते हैं, होल्डिंग पीरियड एंड टाइप्स ऑफ फंड। होल्डिंग पीरियड्स को क्लासिफाई किया है लेस देन 1 ईयर, 1 to 3 years एंड मोर देन 3 years में, राइट। एंड टाइप्स ऑफ फंड्स आर दी इक्विटी एंड दी डेट। अब यहाँ पे अगर हम लेस देन 1 ईयर के लिए इक्विटी को होल्ड करते हैं तो उस पर 15% का टैक्स लगता है, और डेट पे इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। 1 to 3 years में यहाँ पे 10% लगता है। कब लगता है, अगर हमारे जो इक्विटी से गेन्स हुए हैं वो 1 लाख से ज्यादा है, राइट। इसमें डेट में इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से है। मोर देन 3 years में इक्विटी में 10% लगता है, सेम वही कैटेगरी है 1 लाख से ज्यादा पर, एंड यहाँ पे 20% लगता है विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरीके के लिए हमारे पास एक सोशल डिवाइस है जो कि हमें रिस्क से बचाता है, राइट, हमें रिस्क के इवेंट में कॉम्पेंसेट करता है। तो यहाँ पे बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, एक को हम कहते हैं इंश्योरर और एक को हम कहते हैं इंश्योर्ड, ठीक है। जो ये इंश्योरर होता है, ये एक तरीके की इंश्योरेंस कंपनी है जो हमें प्रॉमिस करती है कि इन द इवेंट ऑफ एनी यू नो any risky event, in the uncertain event, your predetermined event, तो ये लोग हमें कंपेंसेशन देंगे। इन रिटर्न हमें इनको क्या देना होगा, प्रीमियम्स पेमेंट करनी होगी। प्रीमियम मतलब कुछ एक अमाउंट पेमेंट रेगुलरली करते रहना होगा, ईयरली मंथली जैसा भी हमने प्रीमियम अपना लिया है, राइट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो इंश्योरेंस का होता है, इन दोनों को कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ में क्या है कि जो भी इंश्योरर है और जो भी इंश्योर्ड है, दोनों को गुड फेथ में एक्ट करना है। मतलब दे हैव टू प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरर को सारी चीजें, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो इंश्योर्ड को एक्सप्लेन करनी है, और इंश्योर्ड को सारी के सारे जो भी उसके फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने हैं टू द इंश्योरर, जिस भी सब्जेक्ट मैटर पे वो इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जेकब है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी दी, लेकिन इंश्योरेंस लेते टाइम उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो स्मोकर था। अब कुछ टाइम बाद उसको कैंसर हो जाता है, और इंश्योरेंस पॉलिसी, उस इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट करने से मना कर देती है, क्योंकि उसने इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट जो स्मोकिंग था वो कंसील करा है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज में क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉज अप्रॉक्सिमेट। प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट। हम किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो हमें यहाँ पे देखना होता है जो भी हमें लॉस हुआ है उसका नियरेस्ट कॉज क्या है। उसके अलावा वी हैव प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। लाइक अगर कोई वेजिटेबल कार्ट है, ओनर है वेजिटेबल कार्ट का, तो वो वेजिटेबल कार्ट की इंश्योरेंस करवा सकता है, वो अपने फ्रेंड के वेजिटेबल कार्ट की इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। और अगर वो कार्ट को सेल कर देता है तो उसकी कोई ओनरशिप नहीं है, तो उसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। दैट मीन्स हम सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर्स या हम अपना सेल्फ का इंश्योरेंस ले सकते हैं, किसी फ्रेंड्स का इंश्योरेंस हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि इंश्योरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉस कवरेज के लिए होगा, हमें उससे कोई भी प्रॉफिट नहीं निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार परचेज करते हैं और कार का हमने इंश्योरेंस करवाया है, तो जब हम इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे उसके बाद ये जो कार है उसकी ओनरशिप कहाँ जाएगी, इंश्योरर के पास जाएगी, और जो इंश्योरर है वो कार को ले जाएगा, और हम इस कार के स्क्रैप को बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते। So that is the principle of indemnity. Principle of subrogation.
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आफ्टर द इंश्योर्ड द इंडिविजुअल हैज बीन कंपेंसेटेड, अगर किसी भी इवेंट के बाद इंश्योरर ने इंश्योर्ड को कंपेंसेट कर दिया है, उसके बाद जो भी उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट्स है वो इंश्योरर के पास चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कार इंश्योरेंस करवाया था और उस कार में फायर या थेफ्ट का केस हो गया, ठीक है, तो हमें कंपेंसेशन मिलने के बाद वो कार किसके पास जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगी। हमारी उस कार पे कोई ओनरशिप नहीं होगी। उसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि हम उस कार का स्क्रैप बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कार किसके पास चली जाएगी? इंश्योरर के पास चली जाएगी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो इंश्योर्ड है, अगर एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने दो पॉलिसी ले रखी है, पॉलिसी ए एंड पॉलिसी बी। अब किसी इवेंट में उसका जो है नुकसान हो गया एंड पॉलिसी ए उसने ली थी सपोज 5 लाख की और पॉलिसी बी ली थी 6 लाख की, राइट। और उसको जो क्लेम मिलेगा एट द इवेंट ऑफ समथिंग, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, वट एवर उसने जो भी ले रखा है, उसका क्लेम है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख का। तो ये जो 4 लाख है, ये दोनों कंपनियां कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ऐसा नहीं है कि वो क्लेम जो है 4 लाख इससे भी मांग ले, पॉलिसी ए वाले से, और पॉलिसी बी वाले से मांग ले, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है। लास्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन। अगर मैं किसी चीज की ओनर हूं और मैंने मेरा उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है और मैंने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो मुझे नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी के लिए फायर इंश्योरेंस ले रखा है और मेरी प्रॉपर्टी में फायर स्टार्ट हुई ही थी और मैं उस फायर को रोक सकती थी, राइट, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, मैंने तो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मुझे तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, तो और मैंने उस फायर को रोका नहीं, तो ये मेरी गलती है कि मैंने उस फायर को नहीं रोका और इंश्योरेंस कंपनी विल इज नॉट लाइबल टू पे द फुल कंपेंसेशन टू मी। वो कंपेंसेशन पे ही नहीं करेगी मुझे, क्योंकि वो क्या कहेगी, आपको तो मिनिमाइज करना चाहिए था ना लॉस, आपने तो ये सोचा इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे देगी, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये लॉस मिनिमाइजेशन के प्रिंसिपल में आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस क्या होती है? ये ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पे जो भी पॉलिसी होल्डर है, मतलब जो भी इंश्योर्ड है, वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को इंश्योर कर सकता है अपनी फैमिली मेंबर्स के आफ्टर हिज और हर डेथ, ठीक है। इट ऑफर्स द फाइनेंशियल कंपेंसेशन इन केस ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी। यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ डेथ के लिए, नहीं, लाइफ इंश्योरेंस डेथ के लिए भी होता है और डिसेबिलिटी के लिए भी होता है। जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा होता है, तो जो इंश्योर्ड होता है या तो वो लमसम अमाउंट पे करेगा या तो वो पीरियोडिक पेमेंट करेगा। अब ये जो पीरियोडिक पेमेंट्स होती है, इनको हम क्या कहते हैं? प्रीमियम्स, ठीक है। ये किसको पे करना होता है? हमें इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर को। इन एक्सचेंज जो इंश्योरर है वो हमें प्रॉमिस करता है कि वो हमें एश्योर्ड सम देगा, जितने भी अमाउंट की हमने पॉलिसी करवाई है वो हमारी फैमिली को देगा इन इवेंट ऑफ डेथ और डिसेबिलिटी, या फिर अगर वो मेच्योरिटी हो जाती है अगर उसकी, तो मेच्योरिटी हो जाती है मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 10 साल के लिए, ठीक है। अब 10 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन जो मैंने जिसके लिए भी पॉलिसी ली थी, ना ही उसकी डेथ हुई ना ही वो डिसेबल हुआ, तो क्या वो मेरे पैसे डूब जाएंगे? नहीं, वो 10 ईयर्स के बाद मुझे पूरा पूरा अमाउंट मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लाइफ इंश्योरेंस वी कैन परचेज। फर्स्ट इज द टर्म लाइफ इंश्योरेंस। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो होता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। एक स्पेसिफिक टर्म के लिए होता है। होल लाइफ इंश्योरेंस हमारी पूरी लाइफ के लिए होता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कौन से होते हैं? ये ऐसे प्लान होते हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म है यूलिप, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान क्या होते हैं? यहाँ पे हम इंश्योरेंस तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि वो हमारे एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट मिल जाए जिससे हमें क्या मिल सके? रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो ये एक तरीके के हाइब्रिड फंड्स होते हैं।
अब यहाँ पे ये हो सकता है ये जो अमाउंट हमने इंश्योर करा है वो हो सकता है इक्विटी में इन्वेस्ट हो, डेट में इन्वेस्ट हो या हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट हो। नेक्स्ट इज द एंडोमेंट फंड्स। एंडोमेंट फंड्स क्या होते हैं कि ये ऐसे फंड्स जो होते हैं हमारी लाइफ तो कवर कर ही रहे हैं, लाइफ की तो कवरेज हमारी हो ही रही है, साथ साथ हमारी यहाँ पे सेविंग्स भी हो रही है, और जो हमें लमसम अमाउंट मिलता है वो मेच्योरिटी पे मिल जाता है, राइट। रिटायरमेंट प्लान क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है रिटायरमेंट प्लान। ऐसे प्लान जो होते हैं वो हम अपने रिटायरमेंट के लिए रखते हैं, राइट। ये एक तरीके का हमारा पेंशन प्लान होता है जो हमें एक तरीके से रेगुलर इनकम यहाँ से हमारी इंश्योर्ड रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस, कि कभी भी लाइफ इंश्योरेंस का मुझे क्लेम लेना है तो कैसे मैं यहाँ पे उसको प्रोसेस करूंगी। फर्स्ट इज द इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब होता है इन्फॉर्म करना इंश्योरर को या फिर इंश्योरेंस कंपनी को। तो जो भी बेनिफिशियरी होता है, ठीक है, बेनिफिशियरी मतलब जिसने भी लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है उसकी कोई भी एक फैमिली मेंबर, जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको क्या करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है कि उस पर्टिकुलर इंसान की या तो डेथ हो गई है या तो वो इंसान डिसेबल हो गया है। तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना होता है और उसके लिए हमें एक क्लेम फॉर्म भरना होता है जिसमें डेट प्लेस कॉज ऑफ डेथ एटसेट्रा ये सारी चीजें हमें फिल करनी होती है। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे हमें भरने पड़ सकते हैं, लाइक द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द पर्सन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमसे वो मांग सकते हैं, जो भी ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी हमसे यहाँ पे मांगा जा सकता है एटसेट्रा। तो ऐसे टाइप के डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज द वेरिफिकेशन। तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी है इन सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी कि ये वैलिड है कि नहीं, और लास्टली जब इन्होंने वेरिफिकेशन इनका कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमें लमसम सेटलमेंट दे सकते हैं, राइट। लमसम भी दे सकते हैं और हो सकता है कि इंस्टॉलमेंट में भी ये हमें सेटलमेंट दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज द नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस किसी की लाइफ पर होता है, डेथ और डिसेबिलिटी पे होता है। नॉन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स पे होता है, राइट। जैसे कि मोटर इंश्योरेंस हो गया। सो मोटर इंश्योरेंस में क्या होता है, ये डैमेजेस को कवर करता है, या फिर ये थेफ्ट को कवर करेगा, किसकी, मोटर साइकिल या फिर कार्स या जो भी व्हीकल्स होती हैं उनको कवर करता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो होता है वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, जो भी हमारे घर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है नेचुरल डिजास्टर्स से, या फिर हो सकता है कि थेफ्ट से, कोई भी डैमेज है फायर वगैरह उससे कर सकता है, ठीक है। बिजनेस इंश्योरेंस क्या होता है, कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें काफी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिजनेस में काफी सारी अनसर्टेनिटी होती है। तो उसकी वजह से जो भी हमारे बिजनेस को लॉसेस होते हैं वो कवर करने के लिए हम ये इंश्योरेंस लेते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस क्या होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस जो भी ट्रैवल कॉस्ट होती हैं उनको कवर करता है, जो भी हमारी ट्रिप कैंसिलेशन हो जाती है उसके लॉस को कवर करता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस हम डायरेक्टली ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम फ्लाइट की कोई बुकिंग करवाते हैं या फिर हम जब ट्रेन की बुकिंग करवाते हैं तो वहां पे हमें ट्रैवल इंश्योरेंस देखने को मिल जाता है, राइट। सो दिस इज द नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज द हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, दिस इज एन एग्रीमेंट इन विच इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे सम और ऑल ऑफ योर मेडिकल एक्सपेंसेस इन एक्सचेंज ऑफ मंथली प्रीमियम पेमेंट। यहाँ पे क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस हम कब लेते हैं कि हमें कोई आगे जाके कोई भी अगर हमें इलनेस होती है या हमारी कोई इंजरी होती है या हमारा कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसके केस में अगर हमारी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं तो उस खर्चों को कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं, राइट। तो बहुत सारे टाइप्स की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइक इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान जो कि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपने ले लेता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट उसको प्रीमियम पे करना होता है, राइट। फैमिली फ्लोटर में क्या होता है कि सपोज हमारी 5 की फैमिली है या 10 की फैमिली है वट एवर, तो हम पूरी फैमिली के लिए एक साथ इंश्योरेंस करवाते हैं, उसको कहते हैं फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान। सीनियर सिटीजन वाला जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है। ग्रुप एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप के लिए होता है, जैसे ग्रुप ऑफ लॉयर्स हो गए, ग्रुप ऑफ सीए हो गए या ग्रुप ऑफ सम एम्प्लॉयज हो गए,
जिनके लिए कंपनी खुद इंश्योरेंस करवाती है, और हो सकता है कंपनी खुद ही उनकी प्रीमियम पेमेंट करे, या फिर उनकी प्रीमियम पेमेंट खुद कर रही है तो सैलरीज में से वो डिडक्ट करती रहती है, लाइक पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड। ठीक है। मेटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, क्योंकि मेटर्निटी के टाइम पे जब भी कोई भी विमेन है दैट इज प्लानिंग अ बर्थ, या फिर शी इज प्रेग्नेंट, तो उस केस में जो भी हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस होते हैं, जो भी डिलीवरी के चार्जेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी, जो भी चार्जेस यहाँ पे लगते हैं वो कवर करने के लिए मेटर्निटी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। फिक्स्ड बेनिफिट, बेनिफिट में क्या होता है, यहाँ पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है ये प्रॉमिस करती है कि ये हमें एक सेट अमाउंट पे करेगी, मेडिकल सर्विसेज के, ट्रीटमेंट के, हमें लमसम अमाउंट देगी अपॉन द डायग्नोसिस। राइट, तो यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव, क्रिटिकल इलनेस एंड पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंट। प्रिवेंटिव इंश्योरेंस का मतलब होता है ये एक प्लान होता है जहाँ पे किसी भी इलनेस की प्रिवेंशन को कवर करने के जो भी खर्चे होते हैं वो कवर करते हैं, like cancer, right? It facilitates early identification and diagnosis through screening and taking steps to minimize that risk of the critical disease. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी चेकअप्स हम करवाते हैं उसकी कॉस्ट कवर होती है, जो भी हमारा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, जो भी हमारी कैंसर स्क्रीनिंग है, जो भी हमारा जेनेटिक टेस्टिंग होती है, अगर नॉर्मली हम करवाते हैं तो उसमें काफी ज्यादा हमारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन अगर हम इसका इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में क्या होता है, क्रिटिकल इलनेस में यहाँ पे लमसम पेमेंट होती है अगर डायग्नोज होता है कोई भी क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में क्या क्या आ जाता है, लाइक अगर कैंसर होता है, कोमा में कोई चला गया, या पैरालिसिस हो जाता है किसी को, या किडनी फेलियर हो जाता है, तो ऐसे टाइप के, हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो ये क्रिटिकल इलनेस के लिए ऐसे टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है अगेंस्ट एक्सीडेंटल इंजरीज। ठीक है, जो भी हमारी एक्सीडेंटल इंजरीज होती हैं, या फिर जिसकी वजह से हम डिसेबल हो जाते हैं एक्सीडेंट की वजह से, या इन केस ऑफ डेथ ऑल्सो, या डिसेबिलिटी भी पार्शल भी हो सकती है, फुल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो इस केस में हमारे जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे लग रहे हैं वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, अप टू 30 days ऑफ द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें क्या क्या कवर होते हैं, कौन कौन सी कॉस्ट कवर होती है। पहला होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, जो भी हमने हमारी इलनेस है उससे पहले जो भी हमने चेकअप्स करवाए हैं, जो भी हमारे ब्लड टेस्ट वगैरह चेकअप्स हुए हैं। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और बाद के एक्सपेंसेस लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 60 days प्री के लगते हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 days पहले के कवर करते हैं एक्सपेंसेस, एंड पोस्ट वाले के 120 days तक के ये कवर करते हैं। एम्बुलेंस के चार्जेस, जो भी डे केयर ट्रीटमेंट, आईसीयू की फीस होती है, वो सारी टाइप की कॉस्ट जो होती है यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में कवर की जाती है। That's it for this video. Thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe the channel.